अस्सलामुअलैकुम। पेशी खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की कहानी नाग। कराची में पहला हिस्सा। मारिया गहरी खड्ड में गिरती चली गई। वो इस वक्त गायब नहीं थी, जिंदा जिस्मानी हालत में थी। उसने खौफ के मारे आंखें बंद कर लीं। वो समझ गई कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त है। थोड़ी देर में वो खड्ड के नोकीले पत्थरों से टकराएगी और उसके जिस्म के टुकड़े उड़ जाएंगे। उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन पत्थरों पर टकराने की बजाय किसी ने नीचे से उसे अपने बाजुओं में ले लिया। मारिया ने जल्दी से आंखें खोल दी। उसने देखा कि उसे राजकुमार ने अपने बाजुओं में उठा रखा था और ऊपर किले की खूनी बालकनी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रहा था। खौफ के मारे मारिया ने दोबारा आंखें बंद कर लीं। जिंदा इंसानी हालत में आने के बाद मारिया के अंदर तमाम इंसानी कमजोरियां वापस आ गई थीं। अब उसे डर और खौफ भी महसूस होने लगा था। वो अभी तक नहीं समझ सकी थी कि यह सब कुछ क्या हो रहा है और ये ख्वाब है या हकीकत है। राजकुमार मारिया को बाजुओं पर उठाए बुलंद होता होता बालकोनी में आ गया। उसने मारिया को बालकोनी में उतार दिया और उसका हाथ थामकर बोला, आज से तुम इस किले की नई राजकुमारी हो, नई शहजादी हो। तुम मेरे साथ इस किले में रहोगी। मैं हफ्ते में एक बार तुमसे मिलने आया करूंगा। एक बात याद रखो, इस किले से तुम बाहर न जा सकोगी। अगर तुमने किले से बाहर निकलने की कोशिश की तो किले के पहरेदार अजदहे तुम्हें अपनी कुंडली से जकड़ लेंगे और फिर मैं खुद तुम्हें किले की दीवार में जिंदा चुन दूंगा। मारिया चूंकि जिस्मानी हालत में थी और उसकी ताकत उसके पास नहीं थी, इसलिए उसे मौत से डर लगने लगा था। वो बोली, राजकुमार मैं तुम्हारा हुक्म मानूंगी और इस किले से कभी बाहर नहीं जाऊंगी। शाबाश, राजकुमार ने कहा, मेरे साथ आओ। राजकुमार ने मारिया को साथ लिया और किले के एक वीरान कमरे में आ गया। यहाँ फर्श पर पुराना कालीन बिछा था, तख्त पर तकिए लगे थे। राजकुमार ने तख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ तुम आराम करोगी। तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो तुम ताली बजा देना, कनीजें तुम्हें तुम्हारी पसंद की चीजें ला देंगी। लेकिन खबरदार, किसी कनीज से बात करने की कोशिश मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मारिया ने सहमी हुई आवाज में कहा, तुम जो कहोगे मैं वैसे ही करूंगी राजकुमार। राजकुमार बोला, अब मैं जाता हूँ, एक हफ्ते बाद आज ही के दिन आऊंगा। इतना कहकर राजकुमार गायब हो गया। उसके जाने के बाद मारिया ने कमरे का गहरी नजर से जायजा लिया। कमरे की कोई खिड़की और रोशनदान न था, सिर्फ एक दरवाजा था जो बंद था। या बाहर बालकोनी थी। मारिया ने बालकोनी में से झांक कर देखा। ये बालकोनी बहुत बुलंदी पर थी और नीचे बहुत नीचे गहरी खड्ड थी, जहां नोकीले पत्थरों में झाग उड़ाता तेज रफ्तार दरिया बह रहा था। ऊपर मौत, नीचे मौत थी। मारिया वापस आकर तख्त पर बैठ गई और सोचने लगी कि वो इस मुसीबत से कैसे छुटकारा हासिल कर सकती है। अभी उसके दिमाग में कोई तरकीब नहीं आ रही थी। जूली सॉन्ग, अंबर और थ्यू सॉन्ग तीनों दोस्त आज के साइंसी जमाने के मुल्क हिंदुस्तान की सरहद के पास पहुंच चुके थे। यहां से उन्होंने सरहद पार करके लाहौर पहुंचना है। उनके पास पासपोर्ट और वीज़ा बिल्कुल नहीं है। पुराने ज़माने में पासपोर्ट वीज़े के बगैर वो बड़ी आसानी से किसी भी मुल्क की सरहद पार कर जाते थे, मगर अब वो ऐसा नहीं कर सकते थे। अब हर मुल्क की सरहद पर बॉर्डर फोर्स की फौज पहरा देती थी। कोई गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करे तो उसे गोली से उड़ा दिया जाता था। सरहद के करीब पहुंचकर अंबर, थ्यू सॉन्ग और जूली सॉन्ग रुक गए। वो झाड़ियों में एक जगह बैठ गए। उन सबको केटी और मारिया के बिछड़ जाने का बड़ा अफसोस था, मगर वो कोशिश के बावजूद मारिया और केटी को तलाश नहीं कर सकते थे। सामने लाहौर शहर की सरहद थी। अंबर कहने लगा, थ्यू सॉन्ग, सरहद पार कराने में तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। जूली सॉन्ग ने कहा, वैसे तो हम पर गोली असर नहीं करेगी, लेकिन बेहतर यही है कि हम अपने तरीके से सरहद पार करें। थ्यू सॉन्ग बोला, ठीक है, मैं तैयार हूं, तुम भी तैयार हो जाओ। थ्यू सॉन्ग ने उसी वक्त जूली सॉन्ग और अंबर की गर्दनों को अपनी खास उंगली से छू लिया। उंगली के छूते ही अंबर और जूली सॉन्ग उसकी उंगली जितने नन्हे मुन्ने हो गए। इसके बाद थ्यू सॉन्ग ने अपनी उंगली से अपनी ही गर्दन को छुआ, वो भी नन्हा सा बन गया। तीनों झाड़ियों के पास छोटे छोटे चूहों जितने होकर खड़े थे और अपनी हालत पर हंस रहे थे। थ्यू सॉन्ग ने अपनी बारीक आवाज में कहा, चलो अब हम आसानी से सरहद पार कर सकेंगे। वो झाड़ियों में अपनी छोटी छोटी टांगों से चूहों की तरह चलते आगे बढ़े। इतने छोटे छोटे इंसानों को भला कौन देख सकता था। चुनाचे तीनों दोस्त आसानी से सरहद पार करके लाहौर पहुंच गए। वो वाहगा के करीब खेतों से गुजर रहे थे। दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। वो इतने नन्हे मुन्ने थे कि उन्हें कोई भी नहीं देख सकता था। जब वो सरहद से काफी आगे निकल आए तो सड़क के किनारे एक जगह शीशम के दरख्तों के नीचे आकर रुक गए। अंबर ने बारीक आवाज में कहा, थ्यू सॉन्ग, अब हमें फिर से बड़ा कर दो, क्योंकि हम सरहद पार करके लाहौर शहर में दाखिल हो गए हैं। थ्यू सॉन्ग ने सबसे पहले अपनी गर्दन पर दूसरी उंगली लगाकर अपने आप को बड़ा किया,
बड़ा होने के बाद उसने इर्द गिर्द देखा, वहां कोई इंसान न था। थ्योसॉन्ग ने अपनी दूसरी उंगली की मदद से अंबर और जुली सॉन्ग को भी बड़ा कर दिया। तीनों दोस्त पूरे कद के इंसान बन गए तो अंबर बोला, खुदा का शुक्र है कि लाहौर शहर की फिजा में नाग की खुशबू आ रही है। इसका मतलब है कि नाग माल रोड वाले होटल में मौजूद है। थ्योसॉन्ग और जुली सॉन्ग ने भी फिजा में नाग की खुशबू को महसूस कर लिया था। वो भी नाग के शहर में मौजूद होने से खुश हुए, क्योंकि उनका हजारों साल का तारीखी और सनसनीखेज सफर ऐसा था कि कोई पता नहीं कि कौन कब किससे जुदा हो जाए। अंबर, थ्योसॉन्ग और जुली सॉन्ग सड़क पर आ गए। यहाँ एक बस से शहर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। वो बस में सवार हो गए और बस शहर की तरफ रवाना हो गई। माल रोड वाले होटल के कमरे में नाग पहले ही उनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसने भी शहर में दाखिल होते ही अपने दोस्तों थ्योसॉन्ग, जुली सॉन्ग और अंबर की खुशबू महसूस कर ली थी। नाग ने उनसे पूछा, केटी और मारिया कहाँ हैं? उनकी खुशबू नहीं आ रही। अंबर ने नाग को बताया कि केटी और मारिया उनसे बिछड़ गई हैं। नाग ने कहा, खुदा ने चाहा तो उनसे कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाएगी। खुदा का शुक्र है कि थ्योसॉन्ग तो आ गया। थ्योसॉन्ग मुस्कुराया और कहने लगा, मुझे भी तुम दोस्तों से दोबारा मिलकर बड़ी खुशी हुई। केटी 800 बरस पहले के ज़माने में मेरे साथ ही थी, फिर ना जाने क्या हुआ कि वो मुझसे बिछड़ गई। मैं तो सन 1988 के ज़माने में पहुंच गया और वो रास्ते में कहीं गायब हो गई। जुली सॉन्ग ने कहा, मेरा दिल कहता है कि केटी और मारिया बहुत जल्द हमारे साथ हाथ मिलेंगे। अब हमें ये सोचना है कि इस जगह रहें या यहाँ से किसी दूसरे शहर को चले जाएं। अंबर कहने लगा, सारे शहर एक जैसे ही हैं और फिर हम इस मॉडर्न ज़माने में से अपनी मर्जी से किसी पुराने ज़माने में नहीं जा सकते। अगर इस ज़माने में ही रहना है तो फिर मेरी राय में हमें इसी शहर लाहौर में कुछ देर रहकर केटी और मारिया का इंतज़ार करना चाहिए। हो सकता है वो यहाँ पहुँच जाएं। थ्योसॉन्ग, नाग और जुली सॉन्ग ने भी इस तजवीज़ को पसंद किया और उन्होंने लाहौर शहर में रहने का फैसला कर लिया। जुली सॉन्ग ने कहा, हम कम अज़ कम 1-2 महीने यहाँ ज़रूर रहेंगे, क्योंकि हो सकता है इन 2 महीनों में केटी और मारिया यहाँ आ जाएं। थ्योसॉन्ग कहने लगा, वो तो ठीक है, मगर हमें इतने दिनों के लिए यहाँ के खर्च का बंदोबस्त भी करना होगा। इस होटल का किराया बहुत ज़्यादा है, हम चारों का खर्च बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं, नाग और अंबर तो एक बेड वाले कमरे में रह लेंगे, लेकिन जाहिर है कि जुली सॉन्ग के लिए एक अलग कमरा लेना पड़ेगा और एक कमरे का किराया 1000 रुपये रोज़ाना है। इस हिसाब से हमें 2 महीने के लिए काफ़ी रुपयों की ज़रूरत होगी। अंबर ने मुस्कुराकर नाग की तरफ देखा और बोला, जब तक नाग हमारे साथ है हमें रुपए पैसे की कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। क्यों नाग भैया? नाग भी ज़रा सा मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं, मैं आज ही रुपयों का बंदोबस्त करता हूँ। अंबर बोला, तो अभी जाकर कहीं से माल दौलत लाओ, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आज के दिन का ही खर्च है। नाग कहने लगा, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। जुली सॉन्ग ने पूछा, तुम कहाँ जाओगे? नाग बोला, मैं लाहौर शहर पहले भी आ चुका हूँ। मुझे मालूम है कि यहाँ पुराने बादशाहों के महलात भी हैं और किला भी है, और जहाँ पुराने बादशाहों के महलात के खंडर हों वहाँ कहीं ना कहीं कोई खजाना ज़रूर दफन होता है। अंबर ने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ? नाग ने कहा, इसकी क्या ज़रूरत है, मैं अकेला ही चला जाऊँगा, मुझे क्या डर है भला। थ्योसॉन्ग बोला, तो फिर जल्दी वापस आ जाना, जब तक तुम वापस नहीं आओगे हमें बड़ी फिक्र होगी। नाग दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगा, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। नाग ने अंग्रेजी सूट पहन रखा था। वो होटल से निकलकर माल रोड पर आ गया। यहाँ उसने टैक्सी ली और उसे मकबरा जहांगीर की तरफ चलने को कहा। उसे यकीन था कि मकबरा जहांगीर आसारे कदीमा में से है और वहाँ कहीं ना कहीं कोई पुराना खजाना ज़रूर दफन होगा। दिन के 10 बजे थे। लाहौर शहर की सड़कों पर काफ़ी रश था, धूप चमक रही थी। टैक्सी मकबरा जहांगीर के गेट के पास एक तरफ रुक गई। नाग ने टैक्सी से उतरकर मकबरे की टिकट ली और मकबरे के बाग में आ गया। बाग में कुछ लोग इधर उधर सैर करते फिर रहे थे। नाग मकबरे के पीछे चला आया। यहाँ दूर तक दरख्त और घास का मैदान था। दीवार के पास एक बुर्जी बनी हुई थी। उस बुर्जी के करीब एक झुंड भी था। नाग उस झुंड के पास आया, इर्द गिर्द देखा। जब उसे यकीन हो गया कि वो वहाँ अकेला है तो उसने अपने मुंह से सांप की सीटी की आवाज़ निकाली और सांपों की जुबान में कहा, क्या यहाँ कोई खजाने का सांप है? मैं नाग देवता बोल रहा हूँ। ये कहकर नाग चारों तरफ धूप की रोशनी में गौर से देखने लगा। दूसरे ही लम्हे उसे सांप की फुंकार की आवाज़ सुनाई दी। नाग ने देखा कि सामने वाली बुर्जी के पीछे से एक चुतकबरा सांप फन उठाए तेजी से रेंगता उसकी तरफ चला आ रहा है। उसने करीब आते ही अदब से 3 बार फन को उठाकर नाग को सलाम किया और बोला, अजीम नाग देवता को मेरा सलाम। हमारी खुशकिस्मती है कि नाग देवता यहाँ तशरीफ लाया। मुझे हुक्म करो, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ। नाग ने कहा, तुम जिस खजाने के सांप हो वो किस जगह दफन है? चुतकबरा सांप बोला, इस बुर्जी के नीचे मुगल बादशाहों के वक्त का खजाना दफन है हजूर। मैं उसकी हिफाजत करता हूँ, आप हुक्म कीजिए। नाग ने कहा, उस खजाने में से मुझे एक हीरा ला दो, मुझे उसकी ज़रूरत है। चुतकबरे सांप ने फन झुकाकर कहा, जो हुक्म नाग देवता।
आप कहें तो मैं खजाने के सारे हीरे जवाहरात आपके कदमों में ढेर कर दूं? नाग ने कहा, नहीं, मुझे सारा खजाना नहीं चाहिए, सिर्फ एक कीमती हीरा लाकर दे दो। जो हुक्म नाग देवता। ये कहकर चुतकबरा सांप वापस मुड़ा और बुर्ज के पास जाकर जमीन के अंदर घुस गया। नाग खामोशी से दरख्तों के नीचे खड़ा इधर उधर देखता रहा। इत्तेफाक से वहां उस वक्त कोई आदमी नहीं था। नाग भी यही चाहता था कि उसे सांप से कीमती हीरा लेते कोई ना देखे। थोड़ी देर बाद चुतकबरा सांप नमूदार हुआ। उसने अपने मुंह में एक नाशपति जितना बड़ा हीरा पकड़ रखा था। हीरे में बड़ी जबरदस्त चमक थी। चुतकबरा सांप करीब आ गया। उसने हीरा नाग के कदमों में रख दिया और बोला, अजीम नाग देवता, ये खजाने का सबसे कीमती हीरा है जो मैं आपकी खिदमत में लाया हूं। नाग ने हीरे को उठा लिया और गौर से देखा। इतना बड़ा हीरा उसने पहले नहीं देखा था। कहने लगा, वाकई ये बड़ा कीमती हीरा है, तुम्हारा शुक्रिया। सांप बोला, अजीम नाग देवता, मेरे लायक कोई और खिदमत हो तो हुक्म करें। नाग ने कहा, नहीं, अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। सांप ने अपना फन 3 बार झुकाकर सलाम किया और जिधर से आया था उधर चला गया। नाग ने हीरा अपनी जेब में रखा और मकबरे के फाटक की तरफ चल दिया। बाहर आकर उसने टैक्सी पकड़ी और सीधा माल रोड वाले होटल में आ गया। अंबर, थ्योसोंग और जूलीसोंग कमरे में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। नाग को देखकर वो खुश हुए। थ्योसोंग ने पूछा, क्या तुम कामयाब हो गए हो नाग? नाग ने कहा, नाग कभी नाकाम नहीं लौटा करता, और उसने जेब से नाशपति जितना हीरा निकालकर मेज पर रख दिया। उस हीरे की चमक ने सबको हैरान कर दिया। अंबर बोला, किस कदर खूबसूरत हीरा है। थ्योसोंग उसे उठाकर गौर से देखने लगा। बिल्कुल बेदाग हीरा है। जूलीसोंग बोली, मैंने इतना बड़ा और बेदाग हीरा पहले कभी नहीं देखा। ये तो बहुत कीमती होगा नाग भैया। नाग बोला, कीमती तो बहुत होगा, मगर यहाँ के जौहरी इसकी पूरी कीमत कहाँ देंगे। जूलीसोंग कहने लगी, लेकिन हम उन्हें मुफ्त में भी नहीं देंगे इतना कीमती हीरा। अंबर बोला, ये तो सराफा बाजार में चलकर ही मालूम होगा कि वो लोग इसके कितने पैसे देते हैं। हमारे साथ कौन कौन चलेगा? मेरा ख्याल है कि मुझे अकेले ही जाना चाहिए। थ्योसोंग हंसकर कहने लगा, वैसे तो तुम में इतनी जबरदस्त ताकत है कि तुम अकेले ही काफी हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे भी तुम्हारे साथ चलना चाहिए। क्यों नाग, तुम्हारा क्या ख्याल है? नाग ने अंबर से कहा, ठीक है अंबर भैया, तुम थ्योसोंग को साथ ले जाओ। वैसे तो लाहौर के लोग बड़े ईमानदार हैं, लेकिन 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। हो सकता है वहां कुछ गड़बड़ हो जाए और जौहरी तुम्हें लूटने की कोशिश करे। अंबर बोला, ठीक है, थ्योसोंग को साथ ले जाता हूं। जूलीसोंग और नाग होटल के कमरे में ही रहे, जबकि थ्योसोंग और अंबर कीमती हीरा लेकर शहर के जौहरियों के बाजार की तरफ रवाना हो गए। जौहरी बाजार में बड़ी रौनक थी। दुकानों पर दिन के वक्त भी बिजली के बल्ब रोशन थे। शीशों की अलमारियों में हीरे जवाहरात चमक रहे थे। सोने के हार लटक रहे थे। अंबर और थ्योसोंग ने भी सन 1988 के ज़माने के मुताबिक ठंडा सूट यानी कोट पतलून पहन रखा था। दोनों खामोशी से जौहरी बाजार में से गुजर रहे थे। नाग ने आहिस्ता से कहा, वो सामने वाली दुकान बहुत बड़ी है। ये कोई अमीर जौहरी है, यही हमारे हीरे की कीमत अदा कर सकेगा। क्या ख्याल है तुम्हारा थ्योसोंग? थ्योसोंग बोला, ठीक है, चलो उसी दुकान पर चलते हैं। थ्योसोंग और अंबर जौहरी की शानदार चमकती हुई रोशन रोशन दुकान में दाखिल हुए। जौहरी एक बेगम साहिबा को हीरे जवाहरात का सेट दिखा रहा था। अंबर और थ्योसोंग कुर्सियों पर बैठ गए। जब बेगम चली गई तो जौहरी ने अंबर की तरफ देखकर पूछा, हाँ जी, आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? जौहरी शक्ल ही से बड़ा चालाक लगता था। उसने अंबर थ्योसोंग को आम कोट पतलून में देखा तो समझ गया कि मामूली नौजवान है और अंगूठी वगैरह पॉलिश करवाने आए होंगे। उसने पूछा, आपने अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी की है? थ्योसोंग ने कहा, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम टैक्सी पर आए हैं। यह सुनकर जौहरी ने नफरत से थ्योसोंग और अंबर की तरफ देखा और बोला, जल्दी बताइए आप किस काम से आए हैं? एक बात मैं आपको बता दूं कि हम अंगूठियां वगैरह को पॉलिश करने का काम नहीं करते, हम सिर्फ सोने और जवाहरात का काम करते हैं। अंबर ने खामोशी से जेब में से कीमती हीरा निकालकर उसके सामने काउंटर पर रख दिया और आहिस्ता से बोला, हम इसे फरोख्त करना चाहते हैं। हीरे को देखते ही अय्यार जौहरी की आंखें चकाचौंध हो गईं। उसने अपनी सारी जिंदगी में इतना बड़ा और इतना बेदाग और असली हीरा कभी नहीं देखा था। कभी हीरे को देखता और कभी अंबर और थ्योसोंग को देखता। जौहरी समझ गया कि इन लोगों ने यह कीमती हीरा किसी दूसरे शहर के सरकारी अजायब घर से चोरी किया है। उसकी नीयत बदल गई। कहने लगा, मुझे यह हीरा कोई खास हीरा नहीं लगता, हो सकता है ये नकली हो, यानी शीशे को तराश कर बनाया गया हो। अंबर ने कहा, यह बिल्कुल असली हीरा है। अय्यार जौहरी बोला, मैं इसे अपनी खास मशीन पर चेक करना चाहता हूँ। आप तशरीफ रखें, चेक करने वाली मशीन अंदर है, मैं अभी चेक करके आता हूँ। मशीन पर खरा खोटा सब मालूम हो जाएगा। फिर अय्यार जौहरी हीरे को लेकर अपने छोटे से कमरे में घुस गया। कमरे में आते ही उसने अलमारी के दराज को खोला। उसमें उसी असली हीरे के साइज का एक नकली यानी शीशे का बना हुआ हीरा पड़ा हुआ था। जौहरी ने असली हीरा वहां रख दिया और नकली हीरा लेकर बाहर आ गया।
ये नकली हीरा भी बिल्कुल असली हीरे की तरह था। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यह असली नहीं है। जौहरी ने हीरा अंबर के सामने रखते हुए कहा, माफ कीजिएगा, ये हीरा नकली है, मैं ये नहीं खरीद सकता। हाँ, अगर आप लोगों को रुपयों की बहुत ज़रूरत है तो मैं आपको इस हीरे के इवज 1000 रुपये दे दूंगा, वो भी इसलिए कि आप मेरी दुकान पर तशरीफ़ ले आए हैं और मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। उस अय्यार जौहरी को ये मालूम ही ना था कि उसके सामने कौन लोग खड़े हैं और वो किससे बातें कर रहा है। थ्यूसोंग और अंबर ने पहली ही नज़र में पहचान लिया था कि जौहरी ने उनका असली हीरा अंदर कमरे में छुपा दिया है और उसकी जगह नकली हीरा उठा कर ले आया है। अंबर ने नकली हीरे पर उंगली रखते हुए कहा, यह वाकई नकली हीरा है, मगर यह हमारा हीरा नहीं है। हमारा हीरा असली था जो आपने अंदर कमरे में कहीं छुपा दिया है। बेहतर यही है कि आप जल्दी से अंदर जाएं और हमारा असली हीरा लाकर हमें वापस कर दें। अय्यार जौहरी दिल में हैरान जरूर हुआ, मगर वो असली हीरा वापस नहीं करना चाहता था। एकदम गुस्से में आ गया, तो क्या आप मुझे धोखेबाज समझते हैं? हमारी दुकान शहर की सबसे पुरानी दुकान है। अपना नकली हीरा उठाओ और दुकान से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि ये धोखेबाज नकली हीरा देकर मुझे लूटना चाहते हैं। अंबर ने थ्यूसोंग की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, थ्यूसोंग अपना काम शुरू कर दो और इस अय्यार धोखेबाज को सबक सिखाओ। थ्यूसोंग पहले ही तैयार था। उसने अय्यार जौहरी से कहा, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि हमें हमारा असली हीरा वापस कर दो। अय्यार जौहरी ज्यादा गुस्से में आकर बोला, क्या तुम मुझे धोखेबाज समझ रहे हो? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, निकल जाओ मेरी दुकान से। अब थ्यूसोंग ने उसे सबक सिखाने का फैसला कर लिया। उसने अपनी सीधी उंगली आगे की और बड़े आराम से अय्यार जौहरी की गर्दन के पास लाकर बोला, ये तुम्हारी गर्दन पर क्या निकला हुआ है? और थ्यूसोंग ने अपनी उंगली अय्यार जौहरी की गर्दन से लगा दी। उंगली के लगते ही अय्यार जौहरी चूहे से भी छोटा हो गया। वो काउंटर के नीचे कालीन पर चूहे की तरह खड़ा था और अपनी बारीक पतली आवाज में शोर मचा रहा था, मुझे क्या हो गया है? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं इतना छोटा कैसे हो गया हूँ? दुकान में जौहरी का एक दूसरा साथी भी था जो दूसरे काउंटर पर ग्राहकों को सोने का सेट दिखा रहा था। अय्यार जौहरी इतना छोटा हो गया था, उसकी आवाज इतनी बारीक हो गई थी कि उसे कोई भी न सुन सका। थ्यूसोंग ने चूहे जितने जौहरी को कालीन पर से उठाकर अपनी जेब में रखा और अंबर के साथ दुकान से बाहर आ गया। चूहे जितना अय्यार जौहरी थ्यूसोंग की जेब में उछल कूद मचा रहा था, शोर मचा रहा था, मगर उसकी आवाज जेब में ही घुट कर रह गई थी। अंबर और थ्यूसोंग अय्यार जौहरी को लेकर बाजार से निकल आए। सामने एक मस्जिद थी, मस्जिद के पीछे कोई ना था। अंबर और थ्यूसोंग वहां आ गए। थ्यूसोंग ने जेब से अय्यार जौहरी को निकालकर अपनी हथेली पर रख लिया और उसकी तरफ झुककर कहा, अब बोलो, क्या कहते हो? क्या हमारा असली हीरा हमें वापस करोगे या बाकी सारी जिंदगी इसी तरह चूहे जितना बनकर जिंदा रहना चाहते हो? अय्यार जौहरी का मारे खौफ के बुरा हाल हो रहा था। उसने हाथ जोड़ दिया और रोते हुए बारीक आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे दुकान पर ले चलो, मुझे खुदा के लिए फिर से बड़ा कर दो, मैं तुम्हारा असली हीरा तुम्हें वापस कर दूंगा। अंबर बोला, ये सीधी राह पर आ गया है, इसे वापस ले चलो। थ्यूसोंग ने अय्यार जौहरी को अपनी जेब में रख लिया और दोनों उसकी दुकान में दोबारा दाखिल होकर काउंटर के पास जाकर खड़े हो गए। थ्यूसोंग ने अय्यार जौहरी को जेब से निकाला और दूसरे आदमियों की नजरें बचाकर उसे आहिस्ता से काउंटर के पीछे कालीन पर रखा और उसकी गर्दन पर अपनी दूसरी उंगली लगा दी। दूसरी उंगली के छूते ही अय्यार जौहरी फिर से बड़ा हो गया। वो पूरे कद से काउंटर के पीछे खड़ा था, फटी फटी आंखों से अपने जिस्म को देखता और अंबर और थ्यूसोंग की तरफ देखता था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो चूहे से भी छोटा था और अब दोबारा फिर से बड़ा हो गया है। उसकी आंखों से दहशत बरस रही थी। अंबर ने आहिस्ता से कहा, अब ऐसा करो कि अंदर जाओ, अपना नकली हीरा वहीं रख दो, हमारा असली हीरा ले आओ। थ्यूसोंग ने कहा, मुझे यकीन है अब तुम हमसे धोखा करने की कोशिश नहीं करोगे। अय्यार जौहरी ने कानों को हाथ लगाए और सहमी हुई आवाज में बोला, हरगिज नहीं। अय्यार जौहरी कमरे के अंदर गया। जब वो वापस आया तो उसके हाथ में अंबर का असली हीरा था। उसने ये हीरा अंबर के सामने रखते हुए हाथ जोड़े और कहा, ये आपकी अमानत है। अंबर कहने लगा, बात यह है कि हम इस हीरे को बेचना चाहते हैं, हमें कुछ रुपयों की जरूरत है। तुमको मालूम है कि यह असली हीरा है, इसकी कीमत भी तुम जानते हो कि कई लाख है। तुम ऐसा करो कि हमें सिर्फ 1 लाख रुपया दे दो, बाकी हम अपनी खुशी से तुम्हें मुआफ करते हैं। तुम चाहे इसके एवज 10 लाख कमाओ, मगर हमें इस वक्त 1 लाख रुपया अदा कर दो, हीरा तुम्हारा होगा। अय्यार जौहरी को मालूम था कि यह हीरा 12 लाख रुपए से कम कीमत का नहीं है। फौरन राजी हो गया, कहने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप मुझसे ये हीरा वापस लेने आ जाएंगे? अंबर ने कहा, हम तुम्हें जुबान देते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। अब यह हीरा तुम्हारा है, तुम ही इसके मालिक हो। जौहरी उसी वक्त कमरे में गया, एक ब्रीफकेस ले आया जो 1000 रुपए के नोटों से भरा हुआ था। उसने फौरन 1 लाख रुपया अंबर थ्यूसोंग को अदा कर दिए।
अंबर थ्यूसोंग ने कीमती हीरा जौहरी को देकर तहरीर लिख दी कि हमने अपनी मर्जी से ये हीरा फरोख्त कर दिया है और कीमत भी वसूल कर ली है। सारे नोट प्लास्टिक के थैले में डालकर थ्यूसोंग ने कोर्ट के अंदर संभाल कर रख लिए। अय्यार जौहरी से इजाजत ली और दुकान से बाहर निकल आए। जौहरी बहुत खुश था। उसने 11 लाख रुपए 1 घंटे में कमा लिए थे। अंबर थ्यूसोंग को भी इस वक्त रुपयों की जरूरत थी।